गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? बस बेटा बहुत बढ़िया। और पढ़ाई कैसी चल रही है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल बेटा हमने मैग्नेटिक, कल हमने कराया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम नई यूनिट शुरू करते हैं, मैग्नेटिज्म। इस जो नई यूनिट है, मैग्नेटिक। हाँ बेटा। हाँ, चलिए मैं करा दूंगा मैं। अब इसे पढ़ने उसके बाद करा दूंगा मैं, ठीक है बेटा? लास्ट में याद दिला दीजिएगा। अब मैग्नेटिक जो पूरी ये यूनिट है बेटा, इस यूनिट को हम तीन पार्ट में पढ़ें। सबसे पहला ये आता है क्लासिकल मैग्नेटिज्म। सेकेंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थर्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्थ आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पूरी यूनिट है मैग्नेटिज्म, इसको हमें चार पार्ट में पढ़ना है। क्लासिकल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया पैरा फेरो, अर्थ मैग्नेटिक। इतना हमको पढ़ना। इसके बाद में इसका ही सेकेंड यूनिट मान लें, इसी का सेकेंड पार्ट वो आता है ईएमआई और एसी। ये कंप्लीट मैग्नेटिज्म। अब इसमें सबसे पहले हम इसको करें। इसमें क्या है, आप ज्यादातर बुक में देखोगे तो ये वाली यूनिट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। इसकी कुछ पॉइंट यहाँ पे रख दिए, कुछ पॉइंट यहाँ पे। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले हमें ये पता हो, ये जनरल बातें हैं, जनरल टर्मिनोलॉजी है, बेसिक है, जो इन सब चीजों में यूज होगा। तो पहले हम क्लासिकल मैग्नेटिज्म की बात करें। पहला चैप्टर इस पूरी यूनिट का। और क्लासिकल मैग्नेटिज्म में से आप देखते होंगे कई बार थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले क्लासिकल मैग्नेटिज्म में बात होती है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या हो, आप सब बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबको मालूम होगा। नेचुरल मैग्नेट का मतलब होता है कि इन ओल्डन डेज वी ऑब्टेन ब्लैक कलर स्टोन्स। पुराने समय में काले रंग के छोटे छोटे पत्थर मिले, जिनमें आयरन, निकिल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, उनकी ये प्रॉपर्टी कहलाई मैग्नेटिज्म, और वो स्टोन कहलाए नेचुरल मैग्नेट। ये किसके ऑक्साइड होते हैं सबको मालूम, आयरन। क्या बोलते हैं इनको हम, मैग्नेटाइट। फॉर्मूला Fe3O। सेकेंड, कि कोई भी हमारी मैग्नेट हो, इट हैव टू पोल्स। किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कि सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम कितने भी छोटे छोटे इसके पीसेस कर दें, हमेशा दो पोल बने। हाँ, कुछ केसेस आते हैं जिनको हम कहते हैं डिफॉल्टिव मैग्नेटाइजेशन। जैसे कई बार हमको तीन पोल मिल जाते हैं, कई बार कोई भी पोल नहीं मिलता। जैसे हम बात करें टॉरॉइड की, एक हमारे पास टॉरॉइड होती है इस टाइप से, इसमें हमें कोई पोल नहीं मिलता। अगर दो मैग्नेट को इस तरीके से रख दिया, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, इंस्टेंटली, हमेशा के लिए नहीं, इंस्टेंटली आपको तीन पोल यहां मिल जाए इस तरीके से, साउथ, साउथ और नॉर्थ, इंस्टेंटली। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये पूरा वही एक पोल बन जाता है, साउथ, और इधर बन जाता है नॉर्थ। ये बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। इन चीजों को हम कहते हैं डिफॉल्टिव मैग्नेटाइजेशन। ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट अब आता है मैग्नेटिक
एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ, इन दोनों पोल को मिलाने वाली जो लाइन है इसको मैं कहता हूं मैग्नेटिक एक्सिस। अब चौथा, अब यहाँ दो बातें आती, एक आती है ज्योमेट्रिकल लेंथ, एक आती है मैग्नेटिक लेंथ। अब ये अगर हमारी मैग्नेट, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट, ये हमारे नॉर्थ पोल बना, ये साउथ पोल, तो इन पोल के बीच की जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी लेंथ, इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक। और मैग्नेट के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, ये लेंथ कहलाएगी ज्योमेट्रिकल लेंथ। दो लेंथ हमारी एक्चुअल। अब देखना दिखाई दे रहा होगा, एल मैग्नेटिक बोले या इफेक्टिव लेंथ बोले, इसको एक्चुअल लेंथ बोले या जियोमेट्रिकल लेंथ बोले, इन दोनों में कौन बड़ी होती है बताइए बेटा? दोनों बड़ी होगी। हाँ सही बात, देखिए ज्योमेट्रिकल यहां तक है, तो एल ज्योमेट्रिकल की मैं बात करूं, ये एक्चुअल, और कितने टाइम्स बड़ी होती है कोई बताएगा मुझे? कितनी? पहला पॉइंट, जो ज्योमेट्रिकल है ये बड़ी होगी एल मैग्नेटिक्स, या हम इसको बोलते हैं एल इफेक्टिव। और जो एल इफेक्टिव होती है 0.84 टाइम्स ऑफ एल एक्चुअल बोलो या ज्योमेट्रिकल, ये। और ये रिलेशन एग्जाम में आ चुका, पूछा था उसने कि जो हमारी एल इफेक्टिव होती है वो कितनी होती है, 0.84 टाइम्स ऑफ एल ज्योमेट्रिक। सबको समझ में आया बेटा? बोलिए। समझ में तो बेसिक बात है, सबको मालूम। अब आता है पांचवा, हमने एक्सेस की बात करी, इसकी बात। अब एक आता है हमारा मैग्नेटिक मैरिड। ये क्या? मैग्नेटिक मैरिड हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय यामियों। अगर हम माने ये हमारी कोई मैग्नेट, हाँ बेटा, लेंथ वाला बेटा ये है, ठीक है। हाँ, जो एल ज्योमेट्रिकल है ये तो होती है इस कोने से इस कोने की, और जो एल इफेक्टिव बोले या एल मैग्नेटिक बोले ये होती है बेटा हमारे दोनों कोण के बीच की दूरी। ठीक, तो देखने में लग रहा है जो एल ज्योमेट्रिकल है ये बड़ी, ठीक, और एल मैग्नेटिक क्या होगी, कम। तो एल ज्योमेट्रिकल का कितना होगी, 0.84 टाइम। ठीक है बेटा? हाँ, अब आ जाइए। अब मैग्नेटिक मैरिडियन क्या होगी? ये हमारी एक मैग्नेट थी, नॉर्थ पोल साउथ, ये मैग्नेटिक एक्सिस, इससे जाने वाला एक वर्टिकल प्लेन, ये प्लेन, इससे पास होने वाला एक वर्टिकल प्लेन, ये जो वर्टिकल प्लेन इससे पास होगा दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मैरिड, शॉर्ट में एम। ऐसा मानिए आप। ये देख लीजिए, ये अगर मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, इससे जाने वाला ऐसे कर, ये वर्टिकल प्लेन जो इससे पास होगा, तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक मैरिडियन। क्लियर है बेटा? अब आता है यहाँ बात कर लीजिए पोल स्ट्रेंथ की बात। अब बात आती है पोल स्ट्रेंथ, या जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं। अब यहाँ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ बोले या मैग्नेटिक चार्ज भी बोले, कि जो हमारी ये मैग्नेट थी, अगर इस मैग्नेट को हम लोहे की छीलन, मतलब जहां लोहे के बहुत छोटे छोटे पीसेस हो, वहां इस मैग्नेट को आप रख दीजिए, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो लोहे की छीलन है ये नॉर्थ, ये साउथ,
वो यहाँ पे इससे चिपक जाए, यहाँ कलेक्ट हो जाए और बीच में बहुत कम हो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मैग्नेट है तो इसके जो कोने हैं ये पोल्स, इसका मतलब अट्रैक्ट करने की जो पावर है पोल्स पे सबसे ज्यादा, और वो कितना अट्रैक्ट करने की पावर है वही कहलाती है पोल स्ट्रेंथ। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं नॉर्थ पोल साउथ, मैग्नेटिक चार्ज भी बोल सकता हूं इसको मैं, और पोल स्ट्रेंथ, इसको प्लस स्मॉल एम से, इसको माइनस स्मॉल, ठीक। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ, या मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट, इसकी यूनिट पूछी गई थी 2006 में। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ, ये इसकी यूनिट है। अब बात आती है, अब जहां से सवाल आईआईटी, एम्स, नीट, तीनों में जो मैं बताने जा रहा हूं इस पॉइंट पर बेस सवाल आ चुके हैं कि हम बात करते हैं अगर कोई मैग्नेट है, देखिए अब ये अगर कोई मैग्नेट, ये मैग्नेट, ठीक। अब ये तो इसकी लेंथ हुई, यहाँ पोल हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ। हाँ एक बात हम बताने भूल गए, पता होगी कि हमने कहा कि जो मैग्नेटिक लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है, वो एक्चुअल से कम होती है। अब बात आई कम क्यों होती है, क्योंकि जो पोल्स हैं, अगर कोई ये मैग्नेट है, यहाँ देखिए ये, अब ये सिरा पूरा है, तो पोल्स जो है वो थोड़ा सा बाहर बन, मैं अलग पेन से लिखता हूं, आप ये देखिए, ये नहीं दिखता ऐसे, आप ये मान लीजिए ऐसे कोई मैग्नेट है ये। अब इस मैग्नेट पे जो पोल्स बनेंगे, इधर बनेगा नॉर्थ पोल और इधर बनेगा साउथ पोल, और ध्यान दीजिए, और जो पोल हैं ये, वो जस्ट कोनों पर नहीं बनते, कोने से थोड़ा अंदर बनते। देखिए जब कोने से अंदर बनते हैं, इसलिए जो इफेक्टिव लेंथ है वो हमारी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम हो जाए। क्लियर है ये पॉइंट। अब बात हम कर रहे थे पोल स्ट्रेंथ, तो जो पोल स्ट्रेंथ है ये प्लस एम और ये माइनस। अब यहाँ कितनी बातें हैं, देखिए इस मैग्नेट का ये प्रोसेशनल एरिया, हाँ बेटा बोलो बोलो, बोलिए बेटा, कौन, क्या चीज, हाँ हाँ? इसका रीजन ये होता है, देखिए सुनिए, अब ये वैसे आगे की बात थी जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे, डाया पैरा फेरो, ये कहानी वहां की थी, पर चलिए सब 12th पास है इतना आपको मालूम है। मैग्नेट में होता क्या कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन हमारा, उसमें जो हमारे बहुत सारे अंदर टिनी एटम्स होते हैं, और वो सारे एटम्स कैसे बिहेव करते हैं एज अ डाइपोल, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब ये डीमैग्नेटाइज, तो सारे डाइपोल रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, और कोई इधर, इस तरह, ठीक। अब जब ये सारे मैग्नेट जब इसको मैग्नेटाइज कर, ये मैग्नेटिक, तो सारे डाइपोल हमारे क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में आ जाते, इसकी वजह ये है। अब समझ में आई बात बेटा, हाँ। बाकी अंदर और जब हम पढ़ाएंगे इसको और डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा इतना, अब बात आई इस मैग्नेट का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मतलब जो इसका ये क्रॉस सेक्शन, तो जो पोल स्ट्रेंथ एम है, पोल स्ट्रेंथ, इट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या, अगर कोई मैग्नेट ये, इस मैग्नेट के कितने भी छोटे छोटे पीसेस कर, लेंथ कितनी भी कर दी, लेकिन एरिया चेंज ना हो,
अब जैसे छोटे छोटे पीसेस हो गए, एरिया वही रहा, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर आप इस मैग्नेट को इस तरीके से कट करें, अब क्या होगा, एरिया देखिए चेंज होता चला जाएगा। मानिए एरिया ए अपॉन एन आधा हो गया, 1/3 हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, 1/3। ये जो एम है इट डिपेंड्स ऑन एरिया, पोल स्ट्रेंथ। बाकी आप मैग्नेट को कैसे भी मोड़िए, कैसे भी तोड़िए, कुछ भी करिए, अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। क्या सबको समझ में आया? ठीक। अब आता है, जब इसमें दो पोल हुए, नॉर्थ और साउथ पोल, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब बात आएगी मैग्नेटिक डाइपोल, इसका हमें पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट। अब आता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो जब मैग्नेटिक, क्योंकि दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, प्लस एम माइनस एम, तो ये क्या बन जाएगा, डाइपोल। और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एक्स। ये होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू एल इफेक्ट, पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ एम इक्वल्स, पोल स्ट्रेंथ कोई सी भी ले लीजिए एम, इनटू एल इफेक्ट, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पे क्यू आता था, इनके बीच का सेपरेशन। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। जब वेक्टर है तो क्या होगी, डायरेक्शन। जरा मुझे बताइए, इलेक्ट्रो में प्लस क्यू और माइनस, डायरेक्शन इलेक्ट्रो में डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ। कोई दिक्कत, बोलिए बेटा, किसी को कोई दिक्कत? ठीक। तो हमने डायपोल सीखा। अब आप 10 ईयर क्वेश्चन देखिए उठा के, यहां से कई बार सवाल पूछा गया कि डायपोल मोमेंट को अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करें। अब हम इस बात को सीखें, देखिए सबसे पहला, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अब यह पहला आता है कुछ केस में, पोल पोल। एक आता है पोल पोल कंडीशन, मतलब दो मैग्नेट मैंने इस तरीके से, इसका डायपोल मोमेंट m1, इसका m2, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, दोनों के लाइक पोल एक साथ, इसका डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, m1, इसका साउथ टू नॉर्थ। इस पूरी मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक या रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m1 प्लस, आप जानते हैं भाई जब वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं। केस टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल में क्या आता है, ये दो मैग्नेट थी, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ और साउथ टू नॉर्थ। अब m1 m2, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, m1 माइनस m, इसको डिफरेंस हमें लेना। अगर ये बड़ा है तो नेट इधर आ जाएगा, ये बड़ा है तो नेट इधर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब आता है अपोजिट पोल, केस थर्ड। अब आता है अगर इस टाइप से हो, ऐसा, नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ पोल साउथ, अगर इनमें पॉजिटिव साइन बना इस तरह ऐसे, और आपने देखा इस तरह, अब क्या होगा, अब आप देखिए साउथ टू नॉर्थ, इसका डाइपोल मोमेंट m, साउथ टू नॉर्थ, इसका डाइपोल मोमेंट, और दोनों के बीच कितना एंगल, 90। अगर दो वेक्टर 90 पर हो तो रिजल्टेंट आपको मालूम बेटा क्या होता है, m1 स्क्वायर प्लस m2। कोई दिक्कत किसी को? अब जनरल केस हो,
अगर दो मैग्नेट को ऐसे रख दिया किसी एंगल पर इस तरीके से, ये मान लीजिए साउथ पोल नॉर्थ, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो साउथ टू नॉर्थ एम, साउथ टू नॉर्थ एम टू, और बीच का एंगल कितना आया थीटा। M1 M2 बेटा क्या है वेक्टर, जब वेक्टर है तो रिजल्टेंट M क्या आएगा जरा बोलेंगे आप लोग। ठीक, ये बेसिक बातें थी। होता क्या है अभी मैं बता रहा हूं, जब मैं आगे अभी आज ही कुछ सवाल कराऊंगा, जब मैं उन सवालों में इन सब की उसमें जरूरत पड़ेगी, तो तुम में से सर ये कैसे हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि ये बात उनको नहीं मालूम, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक, अब यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स में देता हूँ, तो मैं आपको समय दूंगा, पहले आप खुद कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। ठीक, अब सुनिए, आता है बेटा, ये हमें एक वायर दिया होगा, ठीक, ऐसे मैग्नेटिक वायर, लेंथ एल है, पोल स्ट्रेंथ, चलिए लेंथ एल है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट वो एम, कितना है बेटा कैपिटल डाइपोल मोमेंट। अब केस इस वायर को मैंने सेमी सर्कल में बेंड कर इस तरह, रेडियस कितनी आर। दूसरा केस, इसको मैंने ऐसे करके ये वायर बना, डबल लूप इस तरह, रेडियस आर आर, मैंने क्या किया इसको 90 डिग्री पर बेंड कर, ये एल वाई टू एल वाई, इसको मैंने वी लेटर बना, ये एल वाई टू एल वाई, एंगल 60, ठीक, एंगल 60 डिग्री, इसको मैंने इस तरीके से बेंड कर, एल वाई थ्री एल वाई थ्री एल वाई, या और इसमें आपको क्या देगा कि हमने ऐसे करके एन लेटर बना दिया, हमने ऐसे करके एम लेटर बना दिया, हमने जेड लेटर बना दिया, हमने एस लेटर, तो वही कैलकुलेशन दी होगी, आप इन सबको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आप इनको मुझे बताइए, 1 2 3 4 5, 30, 1 मिनट है, 5 सवाल करके दिखाइए, चलिए बेटा स्टार्ट हो जाइए। और आप देखोगे यहां से सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा, और आज जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये वो चीजें हैं जिनको बच्चा खुद से सेल्फ से नहीं पढ़ता है, और यहाँ से सवाल आ जाता है। कई बार हम कठिन चीज तो पढ़ के जाते हैं और आसान चीज नहीं पढ़ के जाते, वहीं से क्वेश्चन पूछता है। हाँ बेटा हुआ, जिसका जो जवाब आ जाए वो बताते जाइए बेटा। ठीक, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। कौन बेटा, नाम बताइए अपना। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और कीजिए आप लोग बाकी लोग। ठीक, बहुत बढ़िया, मतलब कुल मिला के आप समझ गए। चलिए अब टाइम लगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, कुल मिला के आपको ये चीजें आ गई, अब मैं बताता हूँ, समय कम करते हैं, नेक्स्ट सवाल आप करिएगा। ये क्लियर है? ठीक, अब देखिए, पहले बेटा इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम माइनस, तो जो एम रहा होगा एम इंटू एल, कोई दिक्कत। अब इसमें आ जाए, अब इसमें मैंने क्या कहा था, लेंथ आपको क्या लेनी, इफेक्टिव लेंथ, और हमने कहा एम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, एम तो नहीं है, एल को वेक्टर मानना पड़ेगा, तो शॉर्टेस्ट लेंथ इफेक्टिव लेंथ। अब इनकी तो जो एल इफेक्टिव है वो कितनी आ गई, आर आर हुआ। अब आर को रिप्लेस करिए कैसे,
लेंथ कितनी थी एल, ये किसके इक्वल होगी पाई आर, क्योंकि आधी सरगम फ्रेंसेस है। ठीक, अब यहां से आप आर इक्वल टू कितना ले सकते हैं एल अपॉन पाई, वैल्यू पुट करिए 2L/5। अब इसका अगर मैं डाइपोल मोमेंट m डैश दी तो पोल स्ट्रेंथ कितनी है m, और लेंथ कितनी 2L/पाई, तो 2/पाई कितना ml, और ml कौन है इनिशियल डाइपोल मोमेंट, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आया 2m/पाई। क्या समझ में आया बेटा? दोबारा बताऊं? अरे सबको क्लियर है? बोलिए बेटा। चलिए अब आते हैं हम सेकंड वाले इस, ये हमने बताया। अब सेकंड इसमें आप क्या देखोगे बेटा, इफेक्टिव लेंथ ये यहां से, और जो एल इफेक्टिव होगी आर 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 कितनी जनाब वो, और अब ये पूरी कंप्लीट लेंथ एल है, तो एल इक्वल टू 2 पाई आर, पाई आर पाई आर, आर इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई। ठीक, तो जो एल इफेक्टिव आएगी जानेगी 4 आर, 4 आर की वैल्यू एल अपॉन 2 पाई, 2 से 2। ठीक, अब इसका एम निकालिए, तो एम डैश कितना होगा एम इंटू एल इफेक्टिव 2L/पाई, यहां से देखिए 2/पाई एम एल, और एम एल कितना हुआ कैपिटल, तो 2 कैपिटल M/पाई। सबको समझ में आया बेटा? ठीक, ये बात। अब इसमें क्या हो, अब यहां जाए इसमें 90, तो इफेक्टिव लेंथ ये एल इफेक्टिव, पाइथागोरस सब कुछ सब लोग जानते हैं, तो यहां से एल इफेक्ट अंडर L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर, एल इफेक्टिव L/2 रूट, अब एम डैश चाहिए, तो स्मॉल पोल स्ट्रेंथ इनटू एल इफेक्टिव कितना भैया एम, एल रूट 2/2, और ये कितना है एम, एम डैश कितना आ गया √2 m/, और चाहे सिंप्लीफाई करना चाहो m/√2। क्या समझ में आया बेटा? बोलिए। ठीक, अब इसमें बताइए, इसमें अब हमें ये लेंथ पता कर, ये वाली, यही तो एल इफेक्टिव होगी। अब बताओ, देखिए ये एंगल कितना है 60, और ये दोनों साइड इक्वल, तो ये भी एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल, तो इसको अगर थीटा थीटा हो, आप देखिए 2θ + 60 = 180, तो 2θ = 120, 2 से काटो 60, तो ये एंगल भी कितने आ गए 60। इसका मतलब कैसा ट्रायंगल बना, ठीक, जब इक्विलेटरल बना, तो बेटा ये जो एल इफेक्टिव होगी कितनी होगी L/, तो यहां से आप एम डैश निकालिए M/L/2, और ये एम, तो कितना आया m/, क्या समझ में आया बेटा? ठीक, आप यहाँ ये था, अब इसमें ये लेंथ कितनी थी L/3, तो ये भी L/3, तो यहाँ सीधे सीधे एम डैश M/L/3 कितना हो जाएगा m/, क्लियर है? ठीक, अब जो ये वाले केसेस आपको दिए होंगे, इनमें क्या होगा, इनमें आपको मैथमेटिकल पार्ट दिया होगा, जैसे ये एंगल मालूम होगा, ये एंगल पता होगा, तो शॉर्टेस्ट ये यहाँ पे एल इफेक्टिव ये होगी, ये डाटा ये लेंथ सब आपको गिनी होगी, और ये भी वही उल्टा एस वाला हमने करा, ये भी डबल वाला, ये इस टाइप से भी डायग्राम जब बनाएगा तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको गिवन होगी, बस ये पता कर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। चलिए सुनिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, वो कहेगा इसमें लैंग्वेज भी दे सकता है डायग्राम, क्या देगा, एक हमारे पास मैग्नेटिक वायर है
its dipole moment is m. Now it cut longitudinally and then transfer. इस तरीके एक वायर था H1, ये कोई मैग्नेटिक वायर, इसका डाइपोल मोमेंट m था। अब इसको मैंने पहले ऐसे कट ट्रांसफर कटिंग की, नाउ जो पार्ट बचा अब उसको फिर दो में कट कर, अब जो एक पार्ट बचा फाइंड इट्स डाइपोल मोमेंट। क्या सवाल समझ में आया सबको? अभी चेक करते हैं कितने बाकी लोग करिए कोशिश। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा, इसकी सही बेटा, वेरी गुड। एम और एम लेंथ आप मान लीजिए एम, तो शुरू में एम कितना, एम इंटू एल। ठीक, सबसे पहले आपने ऐसे कट, जब ये कट करा तो पोल स्ट्रेंथ एम रही, लेकिन लेंथ कितनी होगी, एल वाई। फिर आपने जब ऐसे कट करा तो ये पार्ट जो लेंथ एल वाई टू, और अब पोल स्ट्रेंथ भी कितनी होगी, एम बाई टू। मैंने कहा था ना एरिया पे डिपेंड। ठीक, अब आप जरा एम डैश लीजिए, तो एम बाई टू एल बाई टू, एम डैश कितना आ गया, एम बाई फोर। एकदम सही जवाब। ठीक, तो आप ऐसा कर लोगे बेटा, बोलिए। ठीक, अब क्या आता है, अब पूरा कंपैरिजन वही है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, सारे फॉर्मूले वही हैं, बस सिंबल चेंज है। ई की जगह बी, एम की पी की जगह एम, क्यू की जगह स्मॉल। तो पहले मैं एक दो बातें बता, आप जैसे आप इलेक्ट्रो में पढ़ते थे, अगर कोई चार्ज क्यू है, सुन लीजिए, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था यार, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा, अगर कोई दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स क्या लगता था, के Q1 Q2 आर स्क्वायर। आप लोग सहमत हैं? ठीक, वैसे ही अब हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो मैग्नेट में डाइपोल मोमेंट वाली बात बात पहले सिंगल पोल की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन पोल, ड्यू टू आइसोलेटेड पोल। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पोल, सिंगल, अब ये हमने कोई एक पोल ले लिया नोड, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस है, केवल एक पोल, बाकी दूसरे पोल को यहाँ साउथ भी रहा होगा, उसको वो जाने उन्होंने क्या करा, हम केवल इसकी वजह से चलते। ठीक, इस पोल की वजह से इस पी पॉइंट आर डिस्टेंस, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पता करूं तो कितना, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां क्या होता था क्यू, अब क्यू की जगह क्या लिखेंगे, एम अपॉन आर, और एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। अब वही चीज, अगर नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अब, और यही अगर साउथ पोल होता तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहाँ आता, टू, साइन वही है। क्या क्लियर है ये बात? अब आता है, अगर दो मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल रख दिया, इधर मान लीजिए साउथ पोल, प्लस M1 माइनस M, दो पोल आमने सामने, मैग्नेट नहीं पोल, और इनकी दूरी r, इनके बीच कितना फोर्स लगे, F लगेगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां Q1 Q2, यहाँ M1 M2 अपॉन आर, और वहां पे जैसे के आता था, के की वैल्यू क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ के की जगह आएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। और म्यू नॉट क्या कहलाता है, जब वहां एप्सिलॉन नॉट, नॉट क्या कहलाता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या कहलाएगा, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, की कितना मैग्नेटिक फील्ड को वो परमिशन देता है। और इसकी वैल्यू आप करोगे तो यहाँ से 4 पाई 10⁻⁻⁷।
तो सारे फॉर्मूले एज इट इज वही थे, तो मैं एक कंपैरिजन करा देता हूं इन सब, जिससे कि आपको बार बार नए फॉर्मूले नहीं याद करने। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कंपैरिजन से ये होगा कि अगर आप फॉर्मूला भूलते भी हैं तो इलेक्ट्रो के आपको याद है, उसी बेसिस पर फॉर्मूले हो जाए। अब देखिए, मैं इधर लिखता हूं इलेक्ट्रो, इस तरह इधर मैं लिखता हूं, पेन चेंज करता हूं, थोड़ा अलग अलग दिखेगा, चमकेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो पहले में इलेक्ट्रो के फॉर्मूले देखते हैं। इलेक्ट्रो में सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज। ठीक, सेकेंड चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। थर्ड फोर्स की बात करते हैं, के Q1 Q2 आर स्क्वायर। फोर्थ, अब आप बात करते थे डाइपोल मोमेंट, तो P इक्वल टू क्या होता था, चार्ज Q उनके बीच का सेपरेशन। भाई सेपरेशन आप 2L मानते थे तो 2L, L मानते हो तो L में L मानना। ठीक, अब फिफ्थ पॉइंट, अब आपका आता था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। सॉरी, एक डाइपोल होता था प्लस Q माइनस, एक इसकी एक्सियल पोजीशन आती, तो एक्सियल में क्या आता था, के के पी अपॉन कितना, आर, के 2P अपॉन आर। और इक्विटोरियल ये आती थी, तो इक्विटोरियल पे क्या आता था, के पी अपॉन आर। अब एक जनरल फॉर्मूला आता था इस पर, अगर कितने एंगल में रखा है, थीटा, याद है इसका फॉर्मूला, ई थीटा वाला कितना आता था, के पी अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट में 3 cos थीटा। कोई दिक्कत? ठीक, अब पहले मैं इतने की बात करता हूं। अब इस तरह जो काम यहाँ चार्ज करेगा, इसमें वो काम कौन करेगा, कोई बोलेगा बेटा, कोल्ड स्ट्रेच, प्लस एम एंड माइनस। सेकेंड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ई की जगह, के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू की जगह एम अपॉन आर। थर्ड पॉइंट, फोर्स की बात करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर। अब समझ में आ रहा है, बस Q को M से और E को P से। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट फोर्स, P की जगह कैपिटल M, M इंटू L इफेक्ट, वही चीजें P की जगह M, Q की जगह। अब आता है पांचवा, अगर कोई मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, इसके यहाँ एक्सिस पे देखना है, यहाँ एक्सिस पे देखना है, और एक हमें थीटा, तो बी मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिएगा 2 और p, तो कितना आ जाएगा, 2m डाइपोल मोमेंट अपॉन आर। अब हम देखेंगे इक्विटोरियल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर। अब हम देखेंगे थीटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस 3 कॉज स्क्वायर। क्या सारी बातें बेटा वही हैं? अरे बोलिए, अगर आप भूल जाए तो कर सकते हैं, अभी और फॉर्मूले हैं, उनको हम देखें। अब देखिए, अब फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। अब देखिए, अब फिर अब आता है पहले इलेक्ट्रो, इधर मैग्नेटिक, मैग्नेट। अब जो भी पॉइंट प्लस 6, अब हम पढ़ते थे टॉर्क, तो यहाँ पे बेटा टाउ इक्वल टू क्या होता था, टी साइन 7। वर्क डन कितना होता था, टी 1 माइनस कॉस थीटा, या थीटा 1 माइनस थीटा 8। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, यू माइनस पीई कॉस थीटा। अब यहाँ आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जरा बोलिएगा टाउ, पी की जगह कौन, एम बी साइन। यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा,
mv1 माइनस कॉस थीटा और पोटेंशियल एनर्जी माइनस mv कॉस थीटा। क्या सारी बातें वही हैं? अरे बोलिए बेटा। ठीक। दूसरा, आपको ध्यान हो मैंने कुछ बातें लिखाई थी। अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो मैंने बताया था कि कुछ स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तो सारे केस वही हैं। कब केवल रोटेशनल मोशन करेगा, कब रोटेशनल और ट्रांसलेटरी दोनों करेगा, कब नेट फोर्स जीरो होगा, कब टॉर्क जीरो होगा, सारी कहानी एज इट इज वही। ठीक। अब इसमें नेक्स्ट एक मैंने पॉइंट बताया था, यहाँ एट पॉइंट, ऑसिलेशन, कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो ऑसिलेट करता है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। डाइपोल मोमेंट इनटू, यही था, आई अपॉन कितना, पीई। अब यहाँ क्या आएगा, पी इक्वल 2 पाई अंडर आई अपॉन कितना जना है, सारे फॉर्मूले वही आए। अब एक मैंने बताया था आपको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, शायद याद हो। अगर दो डाइपोल, तीन पोजीशन आपको बताई थी। अब सुनिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मैंने कहा था अगर कोई डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, याद आया कुछ, ऐसे रखे हुए, इनके बीच कितना फोर्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। दूसरा केस, अगर एक डाइपोल ऐसे रखा है तो एक डाइपोल ऐसे रखा है। तीसरा, दोनों डाइपोल स्टैंडिंग पोजीशन। क्या बेटा याद आया कुछ? और यहाँ फोर्स कितना आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 पी अपॉन कितना, r⁴ याद है कुछ के नहीं, P1 की याद है? तो मैग्नेटिक डाइपोल में बेटा सारे केसेस वही होंगे एज इट इज, बस पी की जगह एम और एफ रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं। इनको आप कर लो। अब यहाँ आप देखिएगा, आईआईटी में 2 बार, एम्स में 2 बार और सीबीएसई जो होता था उसमें 1 बार। यहाँ से एक बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक। एक तो हम सवाल को करें, एक हम सवाल ना करके आर्टिकल करें। क्या है, आप न्यूमेरिकल अप्रोच मान लीजिए, आप बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल। आप देखिए यहाँ 2 केस बने, वो कह देगा एक मैग्नेट है, इसका डाइपोल मोमेंट m, या छोड़ो, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस m, लेंथ l और मास m0 दी, और इसको मैंने इस तरीके से, ऐसे 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 2 पार्ट, वो कहते इस मैग्नेट को 2 पार्ट में ऐसे तोड़, ट्रांसफर कटिंग कर। तो अब एक पार्ट को लिया और उसको मैग्नेट, पहले इसका टाइम पीरियड 3 होता है, अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं एक मैग्नेट है, उसका टाइम पीरियड 3 है। अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, माना 2 पीस में तोड़ दिया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 3 में तोड़ा तो क्या होगा, 5 में, 6 में, 7 में। तो अगर मैं 2 का कराऊं, एग्जाम में 3 का पूछेगा, तो आप उसी तरीके से कर लोगे या नहीं, बेटा बोलिए। हाँ कर लेंगे, फिर वही कैलकुलेशन उतनी लंबी करो, तो हम इसको जनरल ना कर ले, भाई हम इसको एन पार्ट में तोड़ लें और जो भी कहे 2 3 4 एन की वैल्यू पुट करें, तो आसान हो जाएगा। अब ये सवाल नहीं, मैं इसको आर्टिकल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बेटा, आर्टिकल। दूसरा केस इसी का, ये आपको दिया था सब डाटा, टाइम पीरियड T0 था। अब इसको मैंने ऐसे कर, कितने पार्ट में जनाब, एन पार्ट, और इसको ऐसे कट कर दिया जनाब, कितने में, एन पार्ट। अब एक पार्ट का टाइम पीरियड क्या होगा, एक पार्ट का टाइम पीरियड क्या होगा, 30 30 सेकंड ये, 30 सेकंड, 1 मिनट में आपको देता हूं बेटा। 1 मिनट में पहले खुद गलत सही जो भी है कोशिश करो। ये तो सवाल समझ में आया सबको?
ठीक बेटा, कोशिश कीजिए जल्दी फटाफट। हाँ बेटा बोलिए। हाँ, ना 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 ऐसे नहीं होगा, करके पूरा करो सही से। हम्म। अभी चेक करते हैं बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अभी चेक करते हैं। अभी चेक करते हैं बेटा। मैं दोनों का एक जैसा। चलिए चेक करते हैं, अभी देखते हैं। आप बंद कीजिए लिखना। अब बेटा मैं बता, आप, मैं पूरा आर्टिकल करता हूं, आप चेक करिएगा, आपने सही है बहुत बढ़िया, नहीं है तो गलती कहाँ की। तो देखिए केस वन, पहले ये देखिए, ये हमारी कोई मैग्नेट, मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोट था, डाइपोल मोमेंट एन नोट था, लेंथ एल नोट थी, और इसका टाइम पीरियड टी नोट, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी ने रखी है। तो टी नोट 2 पाई अंडर रूट आई नॉट एम नॉट बी होगा कि नहीं होगा। अब क्या होता है, अब मैंने इस मैग्नेट को इस तरह कट 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 कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया, एन पार्ट। अब एन पार्ट्स में, ठीक। और जो एक पार्ट आया ये, इस पार्ट की लेंथ कितनी हो गई, एल नॉट अपॉन एन, क्योंकि एन में कट करोगे, बोलो बेटा, अरे होगी कि नहीं। अब इस पार्ट का मास, भाई पहले टोटल मास मान लो, स्मॉल एम, अच्छा एम में गड़बड़ हो जाएगी। देखिए पोल स्ट्रेंथ को भी मैं एम से लिखूंगा, मास को, और डाइपोल मोमेंट को भी एम से लिख रहा हूं, तो मैं मास को मास ही लेके चल, तो मास अब कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई एन, भाई पूरे का एम था, एन पार्ट में एम बाई एन हो जाएगा कि नहीं। ठीक। अब पोल स्ट्रेंथ प्लस एम थी। अब जरा ये बताइए, क्या एरिया चेंज हुआ है, पोल स्ट्रेंथ अभी भी वही रही। अब जरा पहले चेक करो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ कितनी होगी बेटा, एल नॉट अपॉन एन। पहले डाइपोल मोमेंट कितना था, एम एल नॉट, क्योंकि लेंथ एल नॉट पोल स्ट्रेंथ है, तो अब डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, एम। तो पहले हमें एक फॉर्मूला मिला क्या, कि अगर इस तरीके से परपेंडिकुलर कट करोगे एन पार्ट में, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, एम अपॉन एन। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब सेंटर के अबाउट ये ऐसे ऑसिलेट करती है रॉड मानोगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू में क्या रहा होगा, मास कितना होता है रोड का सेंटर के अबाउट, एम ए स्क्वायर अपॉन 12 होता है। अब जरा आई डैश देखिए, मास कितना हो गया, एम अपॉन 12 हेनरी, लेंथ कितनी हो गई, एल अपॉन एन का, आई डैश कितना, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 एन क्यू एन स्क्वायर एन। तो आई डैश कितना हो गया, आई नॉट अपॉन एन का क्यूब। कोई दिक्कत। अब आप देखोगे, देखिए बड़ा सवाल तो हमें मिलेगा, अब छोटे छोटे सवाल भी कई बार आप बुक अगर खोलोगे, तो जो पहले सीपीएमटी होता था वेटनरी, उनमें पूछा गया है यही चीज,
कि किसी रॉड को दो पार्ट में मैंने कट कर दिया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, बोलिए। I0/8 हो जाएगा। अगर 3 पार्ट में कट कर दूं तो, हाँ ठीक। अब यह पूछा गया किसी मैग्नेट को मैंने दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा। हाँ, अब जरा नया टाइम पीरियड देखिए, T बना 2 पाई अंडर आई की जगह कितना, I0/m। एम की जगह कहाँ गया फॉर्मूला, पहले तीनों ये, एम की जगह कितना वैल्यू पुट करो, m0/n, और बी में कोई चीज नहीं, ठीक, एन से एन का, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I0 m0 b, एन कितना बचा स्क्वायर, बाहर लाओगे कितना बचेगा बेटा, 1/n 2 पाई अंडर रूट I0 m0, ये पुराना वाला, तो t इक्वल्स टू T0/n। अब होगा क्या, मैं अगर आपको 2 से करके बताता इसको कि आधा कर दिया, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती और आंसर आता, फिर एग्जाम में पता चला 3 का दिया, फिर उतनी कैलकुलेशन कर दे 4 का, फिर अब करने की जरूरत ही नहीं, वो कुछ भी पूछे आपके पास सीधा जवाब। अब पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, अब हमने क्या करा, इसको जनरलाइज कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब सवाल पढ़ो तो ये याद रखना कि मैग्नेट को काटा कैसे जाए, ठीक। अगर कटिंग ऐसे हो रही है कि लेंथ चेंज हो रही है, मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरीके से ट्रांसफर कटिंग हो रही है, तब ये होगा। अरे क्लियर है, कितने लोगों का ठीक, किसी का सही था, ठीक। नहीं नहीं, अब मैं सही की बात, गलती तो गलती है, ठीक। अब यहाँ, आप सुनिए बेटा, अब बात सुनिए, अब मुझे जवाब दीजिए। वो कहे किसी मैग्नेट को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, शुरू में टाइम पीरियड उसका T0 था, तो कितना हो जाएगा, जवाब दो। 3 में तोड़ा, एकदम हो गया, और अब मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। क्लियर है, ठीक। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो बीच में कई सारे, अगर अब हम लेंथ के अलोंग कटिंग करें, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल कटिंग, तब क्या हादसा होगा। अब आप देखिए, अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल कटिंग करें तो क्या होगा, जरा देखिएगा। केस 2, आप ये मैग्नेट, ये आप ऐसे करके कटिंग इसके ये, और जनाब कितने पार्ट में कट, एन पार्ट। अब जो एरिया है A/n हो जाएगा कि नहीं, अब लेंथ चेंज नहीं होगी, लेंथ वही रहेगी, लेकिन क्या चेंज हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ M/n। अब जो डाइपोल मोमेंट होगा M/l इंटू n0, तो कितना हो जाएगा, m, तो अभी भी डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया। इससे क्या पता चला, आप किसी मैग्नेट को परपेंडिकुलर कट करिए या ऐसे कट करिए, डाइपोल मोमेंट दोनों केसेस में कितना चेंज होगा, M/m चेंज होगा। अरे बोलो, ठीक। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आई, तो आई इक्वल्स टू होता है ml² आई। लेकिन अभी भी क्या होगा, जब इस तरीके से कट करोगे तब भी तो मास चेंज होगा, तो मास क्या हो जाएगा, M/l, लेकिन लेंथ वही नहीं। अब जो आई होगा वो I0 कितना हो जाएगा, m। क्या बात समझ में आई बेटा, ध्यान से देखिए, जब आप ऐसे करके कट करोगे तो मास तो चेंज होगा, क्या लेंथ चेंज हो रही है, ठीक। अब क्या होगा, अगर रॉड को लेंथ के अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल कट किया गया है, तो उस केस में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 पार्ट तो आधा, 3 पार्ट तो 1/3। अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, रखिए आई की जगह I0/n, m की जगह
एम नॉट अपॉन एन इंटू बी, एन इनका टी जनाब कितना आया, एम नॉट बराबर टी नॉट। तो अगर ऐसे कट करोगे तो जनाब कोई चेंज नहीं। आपने कहावत सुनी होगी, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। तो इसका मतलब क्या है, यही मतलब है। अगर मैंने बता दिया, अगर ये एग्जाम में आता तो उसको क्या देता है, इसके वन थर्ड पार्ट कर दीजिए, बच्चा कम से कम 3 मिनट खर्च करता, ये और निकालता तो जवाब वही आता, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। तो अब हमें करना नहीं, अब हमें एग्जाम में डायरेक्ट जवाब देना है। ये क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आर्टिकल है। अब बताइए, अब वो इस तरीके से अगर 4 पार्ट, कितने भी पार्ट में कट करे, क्या टाइम पीरियड चेंज होगा? हाँ, इस टाइप के सवाल आप कर लोगे। ठीक, अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ी सी बातें हैं। अब अब आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा क्या हो? तो सुनिए, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे वैसे ही अब हमने किसी मैग्नेट या किसी पोल चारों तरफ का फील्ड, अगर हम यहाँ किसी मैग्नेटिक निडल को ले जाए और वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसमें डिफ्लेक्शन हो, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। और बी को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। वहां फोर्स अपॉन कौन पुट करते थे, चार्ज। ठीक, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इन विच other magnet या magnetic needle experience a force is called magnetic field। और स्टड ने पूरी कहानी बताई थी। अब बात आई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चाहिए। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, दे आर स्मूथ इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में खींचे गए निष्कोणीय वक्र। अब इनकी आती है बेटा प्रॉपर्टी, तो लगभग प्रॉपर्टीज वही जो आपने कहा पढ़ी थी। हाँ, इलेक्ट्रो में लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है कि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, तो वहां पे दो डायरेक्शन होंगी जो पॉसिबल नहीं है, तो सुपरपोजिशन फेल हो जाए। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई मैग्नेट है, हाँ बोलिए बेटा। हम्म, हाँ हाँ, मैंने बोला तो बेटा अभी यही सेम बात बोली है मैंने, तुम सुन नहीं पाए। मैंने कहा बेटा यहाँ दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं है। क्यों, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां दो डायरेक्शन होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक है, सॉरी वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो ये हाँ। अब आता है नॉर्थ पोल और साउथ। इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ से जनरेट होती है और साउथ पर, नॉर्थ से साउथ। और मैग्नेट के अंदर इनसाइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये लाइन एक पूरा क्लोज लूप बना, जा भी रही है और आ भी, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी वो क्लोज लूप नहीं बना। ये इनमें अंतर है। अब आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये समझ में आया, नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी, साउथ पे जाएंगी, अंदर मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ जाएंगी, मतलब ये क्लोज लूप बनाती है।
और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी जो मैग्नेटिक लाइन है ये क्लोज लूप बनाती है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती। अब 5 भी क्या है इसमें, अगर कहीं पे वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, और अगर अलग अलग डिस्टेंस पर है इनके बीच का सेपरेशन, तब इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी होगा और एक कई बार ऐसा। इसका क्या मतलब है सबको देखिए, ये बताइए, जब ट्रेन चली जाती तो ट्रेन के पीछे क्रॉस बना होता है, इसका मतलब ट्रेन गई, तो क्रॉस का मतलब जो लाइन से वो कहा अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई अंदर, और पॉइंट का मतलब है आउट, बाहर। क्या इतना क्लियर है? अरे बोलिए बेटा। अब आता है एक, हम बोलते हैं इसमें इस स्क्रीनिंग इफेक्ट और सेल्डिंग। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोले या सेल्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और सेल्डिंग। सेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है पहले ये बताओ। जो शिल्ड होती है हमारी, ढाल, जब योद्धा होते थे पहले तो उनके एक हाथ में शिल्ड होती थी, तो शिल्ड का क्या काम होता था? बोलिए। प्रोटेक्शन की, जो दूसरा सोल्जर हमारे ऊपर अटैक करेगा, जो एक्स भाई अटैक, दूसरे सोल्जर का मतलब वो एक्सटर्नल फील्ड है, वो हमारे, तो हम उसको ऐसे करके उससे बचाव करते थे, तो हमें प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नल, किससे? फील्ड से। एक्सटर्नल जो लोग हमारे चारों तरफ बाहरी लोग, उनके जो आक्रमण होगा या उनका जो बाहर होगा उससे हमें बचाए। तो वही कहानी यहाँ। क्या कहानी हो? उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लूं इस तरह, और इसे अंदर से होलो स्फीयर, होलो, ठीक, तो जो बाहर अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है तो वो ऐसे निकल जाए, कई बार ऐसे निकल जाए, कई बार ऐसे, कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इंटरनल को इफेक्ट नहीं करे, जो इंटरनल फील्ड है वो प्रोटेक्टेड रही। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग। अब जो आप देखते होंगे यूज कहाँ होता है, जो बड़ी बड़ी घड़ियां आती हैं रिस्ट वॉच महंगी, 1 लाख की, 1.5 लाख की, 5 लाख की घड़ी, तो भाई टाइम तो वो भी बताती है, तो उन घड़ी में भी तो किसी चीज की कॉस्टिंग बढ़ाने के 1000 पॉइंट्स होते हैं, तो इसमें गोल्ड यूज कर लिया, डायमंड यूज कर लिया, वो अलग है, तो बहुत सारे। हम बात करें जो उसने नई टेक्नोलॉजी यूज की या जो टेक्निकल बातें उनकी बात करते हैं, तो उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो कॉस्ट बढ़ने के पीछे एक वजह ये भी क्या होती है, आप नॉर्मल 100-150 रुपए लीजिए, उसके पीछे बैक में मैग्नेट लगाइए, घड़ी बंद हो जाए, ठीक। ऐसी अब आप महंगी घड़ी लीजिए, उसके पीछे मैग्नेट लगाइए, घड़ी बंद नहीं होगी। तो ये वही चीज, इसलिए जिस जो पूरा उनका मशीनरी होती है उसको जिसके अंदर रखा जाता है, केसिंग जिसको कहते हैं, जिस केस में रखा जाता है, उस केस में हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं, अगर हम बहुत बड़ी किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारी घड़ी है, जो वॉच है, वो इफेक्ट ना हो, वो अपने बंद ना हो, वो चलती रहे, इसको भी हम यूज करते हैं। ये होता है स्लिंग और शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ से एक सवाल एग्जाम में पूछा गया, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ, मैसनर इफेक्ट। मैसनर इफेक्ट, उसने पूछा कि मैसनर इफेक्ट इज गिवन बाय ऑप्शन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, और कोई सही जवाब। एकदम वेरी गुड। तो मैसनर इफेक्ट इज गिवन बाय सुपर कंडक्टर। बोले साहब ये क्या हुआ? माइक बंद कर लीजिए बेटा प्लीज। सुपर। अब इस बात को हम समझते, हमने क्या करा, इसका प्रोटेक्शन देखा कि भाई पहले केस हमने इंसुलेटर का बनाया, देखा प्रोटेक्शन बहुत कम, ना के बराबर। फिर हमने वो जो डायल जिसमें मशीनरी रखी वो हमने सेमी कंडक्टर का बनाया, प्रोटेक्ट हुआ। फिर हमने कंडक्टर का बनाया। जब हमने उस केसिंग को सुपर कंडक्टर का बनाया, बोला सुपर कंडक्टर का होता नहीं, अरे ऐसा मानो जो लगभग सुपर कंडक्टर के बराबर,
एग्जैक्ट ना हो। तो जब हमने उसको रखा तो देखा जो ये फील्ड था ये हाईली प्रोटेक्टेड था। और ये जो बात कही ये साइंटिस्ट था मैसनर। तो उसने मैसनर ने कहा कि अगर हम सुपर कंडक्टर को ले तो फील्ड हाईली प्रोटेक्टेड होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया मैसनर इफेक्ट। अरे ऐसे मानो भाई जो घर है हमें ये किससे बचाता है? बरसात से। अब पहले आपने क्या किया, एक छाता लिया, छाते में तो छाता आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर बहुत तेज बारिश हवा के साथ हो रही है तो क्या छाता प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तब आप किसी झोपड़ी में जाएंगे, झोपड़ी ने प्रोटेक्ट। अब पता चला बहुत तेज ओले स्टोन भी पड़ रहे हैं, तूफान आ रहा है, झोपड़ी उड़ गई, नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही उतना। अब आप कहाँ जाओगे? एक मकान के अंदर लिंटर डला हुआ, उसमें ओले पड़े, तूफान आए, आंधी आए, बारिश, आप प्रोटेक्ट, बम ना गिरे, बम गिरा तो फिर कहानी गड़बड़ है। फिर तो आपको ये कहानी, तो इसका मतलब यही प्रोटेक्शन हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सबको क्लियर है? अरे बोलिए। ठीक। अब एक सवाल और पूछा गया, वो थियोरेटिकल पूछा गया था। एक आता है मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट। इसी में एक प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट। कोई बताएगा? सवाल ये पूछा गया था कि जो हमारी कि मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट या मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन फिनोमिना में कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है? सुपरसोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, नम। कौन? बोलिए। मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट यूज टू प्रोड्यूस द वेव, या उसने कहा था दूसरा क्वेश्चन कौन सा? ठीक, अभी बात करते हैं। अब उसने इसको घुमा के पूछा, उसने ये पूछा विच इज द कॉमर्शियल मेथड टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स? ऑप्शन मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन इफेक्ट, मैसनर इफेक्ट, ईएमआई, नन। सीधा इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हमने, आप एक चीज तो जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रो में दो होता था, एक होता था फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, एक होता था इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन में हम क्या करते थे? इंड्यूस करके चार्ज आता। ठीक। अगर हमने कोई मैग्नेट ली, नॉर्थ पोल साउथ, तो आपने बचपन में खेला खेला होगा कि छोटी सी हालपिन इससे लगाई तो वो मैग्नेट बन गई, दूसरी हालपिन लगाई फिर मैग्नेट, ऐसे आप पूरी एक लाइन बना देते हैं हालपिन की, याद है? इससे क्या पता चला? अगर किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में आप कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड रखिए, इट ऑल्सो बिकम्स मैग्नेटाइज। अगर कोई ये मैग्नेट है, इसके कांटेक्ट में मैं इस न्यूट्रल रॉड को आयरन के रखता हूं, ये भी मैग्नेट बन जाए। अब मैं क्या करूं, इसको लगा दूं हटा दूं, लगा दूं हटा दूं, बार बार मैग्नेटाइज करो डीमैग्नेटाइज करो। तो ये जो फिनोमिना है कि अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रोड को मैग्नेट के नजदीक रखा जाए, मैग्नेट से टच किया जाए, इट ऑल्सो बिकम्स मैग्नेटाइज। हटा लीजिए, बिकम्स डीमैग्नेटाइज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। और जब बार बार इसको रिपीट करते हैं तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। इट इज फिनोमिना टू प्रोड्यूस कॉमर्शियल मेथड टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या समझ में आया सबको? अरे बोलिए। अब मुझे ये बताओ, क्या किसी ने इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को देखा नहीं, मतलब प्रैक्टिकली कहीं सुना देखा, कहीं ऐसा है? नहीं, किसी ने। और ये आप में से 90% लोगों ने खूब देखा है, मैं बता दूं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। आपको पता हो। हाँ बोलिए बेटा, क्या? हाँ, ना ना ना, वो चीज अलग हो गई, वो अलग हो गई। अल्ट्रासाउंड में वो नहीं, वो अल्ट्रासाउंड होने लगा। ये नॉर्मली वो अलग चीज है, उसमें बहुत कुछ और चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो एक अलग चीजें हैं। ये क्या होती हैं? आपने देखा होगा बीच में शायद कोई मच्छर भगाने की डिवाइस आती थी, कीड़े और मच्छर भगाने की। ये मोबाइल के कवर में रख दी, इस तरीके से मोबाइल आता बड़ा सा, उसको ऐसे बिजली में तो वो आवाज करती थी, ऐसे करती। ठीक, तो उससे मक्खियां मच्छर ये सब भाग जाते थे साउंड से। ठीक। अब उसमें क्या करते थे, वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते थे।
अल्ट्रासोनिक वेव जो ह्यूमन बींग से हुई थी ना, हमारी परसिस्टेंट, हम उसको, लेकिन जो कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, वो उनके प्रति सेंसिटिव होते हैं। और अगर मच्छर उसके रिस्पेक्ट में काफी टाइम तक रहे तो ये कहते हैं कि वो मतलब मर जाता है, उसका जो भी होगा बायो की स्ट्रेंथ, तो आप वो कहते हैं पड़ जाता है एकदम बीच में, उसका माइंड जो भी होगा, माइंड होता है कि नहीं होता। और कुल मिला के ये उनके लिए वो हार्मफुल है। तो उनको जब वो इसके फील्ड में आते हैं, कीड़े जितने भी होते हैं, इंसेक्ट, तो उनको इरिटेशन होता है, वो वहां से भाग जाते हैं। ये हमारी कहानी। इसमें क्लियर, कोई डाउट किसी का? हाँ बोलो। कौन? तो हम मना कब कर रहे हैं नहीं करती भाई? भाई हमने ये कब कहा कि नहीं वेल नहीं करेगी, ये नहीं, हाँ वो भी करती है। हम ये कब मना कर रहे हैं? तो वो बायो का पार्ट, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वेल वेल ये सब डॉल्फिन हम फिजिक्स में नहीं करते। ठीक है क्या? हाँ माइक बंद कर दीजिए बेटा। हाँ, ये क्योंकि भैया मैं डॉल्फिन, फ्रॉग, रैबिट, छिपकली ये सब नहीं पढ़ाता हूँ, ये बायो की बात है। तो वो भी करती हूँ। अब ये होता है जो हम बात बता रहे हैं वो समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, ठीक। अब ये हमने इतनी बातें पढ़ी। अब इसमें ये हमारा था क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जनरल बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें हमने नेचुरल मैग्नेट, एक दो पॉइंट और बचे। अब इसमें आता है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप, करंट आई फ्लो, तो करंट कैरिंग लूप भी कैसे बिहेव करता है? एज अ मैग्नेट। इसलिए हमारे जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं, करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेट। और इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है एन आई ए। ठीक, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। आई क्या है? करेंट। और ए क्या है बेटा? एरिया। ठीक, सबने पढ़ा होगा, अरे बोलिए। ठीक। तो यहाँ एक हमारा फॉर्मूला आया था टाउ इक्वल, अभी पढ़ा था हमने एम बी साइन। तो टाउ एम की जगह ये करिए, क्या फॉर्मूला आ जाता है? एन साइन थी। आपने बोर्ड में इसका ऐसे करके डेरिवेशन पढ़ा होगा। ये मैग्नेटिक कॉइल थी इस तरीके, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऐसे जाता था। अब यहाँ एक टॉर्क ऐसे लगेगा, एक ऐसे लगेगा, इस पे तो जीरो हो जाएगा ऊपर नीचे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, तो निकाल के फॉर्मूला आते, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। अब हमें ये फॉर्मूला पता हो। कितनी बातें क्लियर है आप लोगों को? अब मैं एक बात, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे मालूम है आप डायरेक्शन में कंफ्यूज हो। अब मैं डायरेक्शन एक बार बता, दोनों देखिए। अगर ये कोई मेरा मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा, साउथ पोल और ये नॉर्थ, अगर एक्सेस पे मैं यहाँ डायरेक्शन पे, एक्सेस पे यहाँ डायरेक्शन पे, तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है? प्लस है, वही चार्ज वाली बात बेटा, और इसका मतलब माइनस है। तो बताइए, नॉर्थ की तरफ अगर पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अवे की टूवर्ड्स? अवे होगा। अगर नॉर्थ की तरफ पॉइंट है तब बेटा कहाँ होगा? टूवर्ड्स होगा। या अरे, कोई सेम इलेक्ट्रो वाली बात। अब पॉइंट आता है, बोले साहब अगर इक्विटोरियल पोजीशन हो ऐसे ही, तो खुद देखिए, नॉर्थ की वजह से क्या होगा? अबे, और साउथ की वजह से टूवर्ड्स। जब इसको ब्रेक करोगे तो ऐसा, और डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, मतलब डाइपोल के अपोजिट। ऐसे यहां भी देखोगे तो ये, आपको क्या याद रखना है कि अगर साउथ और नॉर्थ ये, और इसकी इक्विटोरियल पोजीशन पर देखना है। और वैसे भी आप जानते हैं, ये बताओ, आउटसाइड मैग्नेटिक लाइन कैसे जाती है? आउटसाइड मैग्नेटिक लाइन कैसे जाती है? मतलब नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया, नॉर्थ टू साउथ। और यहाँ नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया। तो याद रहेगी डायरेक्शन। कोई डाउट किसी को? ठीक, ये हमने पढ़ा। ये हमारा क्लासिकल मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हुआ फिनिश। ठीक। अब
आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर पूरी कहानी, पूरा मैग्नेटिक डिपेंड है। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ध्यान से हमको। तो एक साइंटिस्ट था ऑरेस्टेड, उसने क्या देखा, एक वायर में करंट फ्लो कराई आई, ठीक। अब उसने देखा इस वायर के चारों तरफ वो एक मैग्नेटिक निडल को, मैग्नेटिक निडल आप जानते हैं, मैग्नेटिक निडल को लेके गया, देखा तो ये निडल जो है डिफ्लेक्ट होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। भाई डिफ्लेक्ट तभी तो होगी जब गड़बड़ हो। तो उससे पता चला इस वायर के चारों तरफ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो यहां से प्रूव हुआ कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आई करंट कौन सी फ्लो, एसी या डीसी। ऑप्शन, which current produce magnetic effect of current? Option, only AC, only DC, both, none. जवाब दीजिए। देखिए सही जवाब केवल डीसी। एसी करती तो है लेकिन रिजल्टेंट कितना आता है, जीरो। क्यों? अब देखिए, आप 12th पास है, इतनी बात अभी आप समझ सकते। नहीं समझे थोड़ी देर जब मैं पढ़ा दूंगा तब समझ में आएगा। ये मान लीजिए ये हमारी करंट जाती है, ठीक। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये डीसी तो यहाँ रहेगा। अगर मैं बात करूं एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग में क्या होगा, इस तरीके जवाब दीजिएगा, ऐसे ऊपर गई यहाँ हुआ, अगली साइकिल में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी। अब कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो जितना नीचे हो तो नेट कितना हो गया जनाब, जीरो। और ये इतनी जल्दी जल्दी चेंज होगा, 1 सेकंड में 50 बार, 50 टाइम्स। तो ओवरऑल क्या दिखाई देगा आपको, जीरो। तो इसलिए एसी में नेट फील्ड कितना हो जाता है, जीरो। तो केवल हम किसकी बात करते हैं, डीसी। ये बात सबको समझ में आई? अरे बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक। आप एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, तब हम शुरू करते हैं पढ़ाना। फिर पहले देख तो लें। उसने कहा ये एक स्प्रिंग है, ठीक। और यहाँ मैंने एक एसी फ्लो करा दी। दूसरा सर, ये एक स्प्रिंग है और यहाँ मैंने डीसी बैट, ठीक। अब आपको बताना है पहला पार्ट। एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग की फॉर्म में एक्वायर ले ली इस तरीके से, इसमें एसी फ्लो कर नाउ। ऑप्शन, ये स्प्रिंग एक्सपेंड कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वैसे ही रहेगा, बताइए। हाँ, क्या बेटा बोलिए। हाँ से मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूं एसी फ्लो हो रही है। वो ये कहेगा दो स्प्रिंग है, सुन लीजिए, दो स्प्रिंग है, एक में एसी फ्लो हो रही है, एक में डीसी। तो पहले एसी वाले की बात करता हूँ। वो कहे जब एसी फ्लो कराएंगे स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं, नेचुरल लेंथ में रहेगा। एक डी ऑप्शन अपना वही, डी ऑप्शन कौन सा वाला, डी कैन नॉट से, मोइन आप बताओ, ठीक। अब बताओ, अब आ जाओ डीसी में। अगर मैं डीसी फ्लो कराऊं, अब कंडीशन वही, इफ देयर इज अ स्प्रिंग, a DC voltage applied across it, then its length contract, its length expand, does not change, any change in length, D. You cannot say. कौन से वाले केस में, इसमें डीसी में, ठीक। डीसी में एक्सपेंड करेगा, चलिए, और एसी में, कुल मिला के, कुल मिला के क्लियर एकदम जवाब नहीं है आपके पास, आप कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हैं। वजह क्योंकि मैग्नेटिक की असली बात नहीं है, ठीक। तो अब आप समझ जाओ कल की जो क्लास होगी कितनी इंपॉर्टेंट। तो कल हम यही सब बातें करेंगे। पहले मैं पढ़ा दूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट, तब इसका जवाब आप अपने आप समझ जाओ, उसके बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन, अच्छा हाँ, अभी टाइम हो गया।
कल बताओ, कल बताते हैं, मैं सॉल्यूशन भेज दूं उसका, बताओ। नहीं बोलिए बेटा सब लोग, अगर वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल है, अगर चाहो तो मैं उसका सॉल्यूशन भेज दे रहा हूँ ऑडियो में, ठीक, ऑडियो बना के उसकी, और टेस्ट सॉल्यूशन चाहो तो मैं क्लास में, बताइए क्या चाहते हैं आप। चलिए, तो कल हम क्लास में शुरुआत उसी क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। हाँ, 10 मिनट उसको लगेंगे समझाने में, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है, उस क्वेश्चन से मुझे बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसलिए दिया था। तो कल 10 मिनट उसमें लगेंगे, बाकी कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है बेटा। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, मोटिव, और अपना जो मोरल है वो अप रखिए, आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, ठीक, अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके बेटा, ओके।